माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है जाने डरिए दो मत, आपको। डरिए मत। अरे भाई डरो मत। नो नो, जिसको जाना है जाने दिया। ऐसे क्यों? प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है। माननीय प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, नो नो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330 ए जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332 ए जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा
ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे गुजरात प्रांत के, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी। उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में 1/3 रिजर्वेशन माताओं के लिए किया गया। और ऐसा करने वाले मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए ढेर सारी भेंटें मिलती हैं। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोसा खाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट दिया। और जब सरकार बनाने का समय आया, तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया, तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो। इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था, वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया। और गुजरात में उनके प्रयासों से, जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूम धपकी धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री
सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर 0.70%। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मानवता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं, परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, कई ऐसी चीजें हैं जो हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ है। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई, आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर, सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख। सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंडे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में
एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होती है। घर में पीने का पानी नहीं है तो घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी। हर घर के अंदर 80 करोड़ लोगों को हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है ना मान्यवर, बच्चे भूखे रहते हैं तो सबसे बड़ा चूल्हा तो नहीं जलता है मगर मां का दिल जलता है। मान्यवर, मां का दिल जलता है। ये भूखे परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। मान्यवर, 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा। मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर बनाने की गलती नहीं कर सकता। मान्यवर, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है? जड़ें भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़ें कहां जुड़ी है। जड़ें अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। बहुत मौके आएंगे जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे। परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, एक वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत। मान्यवर, मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है, ये वो 5वां प्रयास है।
पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही ना पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को पहली बार लेकर आए एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी थे, तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। मालूम क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वही चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने। 14 दिसंबर 1998 में 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता। अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए गए। नहीं, वो ठीक है भैया। नहीं, अभी भी कर रहे हो ना आप, अभी भी कर रहे हो मान्यवर। और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे और हम फिर से बिल लेकर आए और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं। मगर इस संसद ने, इस सम्मानीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुछ दृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी सांसद है उन्होंने देखे हैं मान्यवर। और वो भी अनुच्छेद 107 के तहत विलोपित हो गया। इसके बाद में संविधान का 108वां संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। मनमोहन सिंह जी संशोधन लेकर आए, वो पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में लोकसभा में लाने का मौका ही नहीं हुआ और वो विधेयक भी विलोपित हो गया। तो कल जो मैं कहता था अधीर रंजन जी कि विधेयक, आपने कहा कि विधेयक अभी लंबित है, लंबित नहीं है।